नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि शायद आ बैल मुझे मार कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान करके। निश्चित ही आज के समय में जो स्थिति दिखाई दे रही है वो यही है कि ये अमेरिका के लिए इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। डॉव जोन्स जो उनका एक 9-10% एकदम से गिरावट देखी गई है और बहुत से अमेरिकी विशेषज्ञ जिसमें कि क्रैमर साहब जो कि 87 के ग्लोबल क्राइसिस को पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं, उन सब लोगों का मानना है कि इसके अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले हैं। अंजू जी, हमें समझना पड़ेगा कि आज के समय में कम से कम अमेरिका कमोडिटीज के लिए विश्व के ऊपर निर्भर है। उसके अपने घर में बहुत कुछ प्रोडक्शन नहीं है, तो ये एकदम से जो सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब होंगी, उससे एक इन्फ्लेशन बढ़ेगा और एकदम से तुरंत तो ये एक हैवी इन्फ्लेशन आने वाला है। पोस्ट कोविड हम लोगों ने सबने देखा है कि सभी जगह अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी सी खिंची हुई हैं, तनाव में है और मध्यम वर्ग जो है उसको प्रभावित कर रही है। तो ये निश्चित रूप से तात्कालिक रूप से तो अमेरिका को प्रभावित करने वाली है, प्रतिकूल रूप से, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, भारत पर 26 या 27% टैरिफ लगाया गया है और कब से ये लागू होने जा रहा है, और भारत को अगर देखा जाए तो किस तरह से इफेक्ट करेगा ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप का? हाँ, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अपनी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर कई बार संबोधित किया। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि भारत के ऊपर बहुत हैवी टैरिफ्स आएंगे। जैसे कि ट्रंप रीन पहली उनकी जो पहला रूल था, उसमें उन्होंने 10-10% करके 2 बार चीन के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए थे। तो जिस प्रकार से भारत की वो चर्चा कर रहे थे अपने चुनाव अभियान के दौरान, तो उम्मीद ये हो रही थी कि भारत के ऊपर भी बहुत हैवी टैरिफ्स आएंगे और लगभग उसी प्रकार के आएंगे जैसे कि वो चीन के ऊपर आ रहे हैं, परंतु वैसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट देखा जाए तो भारत के ऊपर टैरिफ बहुत कम आए हैं। पूरे जो दक्षिण एशिया है हमारा, उसमें अगर मलेशिया को छोड़ दें तो बाकी सारे देशों में भारत के ऊपर जो भी टैरिफ लगे वो सबसे कम टैरिफ लगे हैं। संभवतः ये जो मतलब इसको हम लोगों को इसका पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को, मोदी सरकार की कूटनीति को देना ही पड़ेगा। मोदी जी जो अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी भेंट हुई है, उसमें संभवतः ऐसी कोई चर्चाएं रही हुई होंगी, तो जिसका ये कारण है कि टैरिफ्स उतने कम आए हैं। जो चर्चा पहले थी उस प्रकार के टैरिफ्स हमें देखने को नहीं मिले, और जो टैरिफ अगर उसी तरीके से लगे भी रहते हैं तो ये कैसे भारत को फायदा पहुंचा सकेंगे, इस पर भी हम लोग ये चर्चा आगे जारी रहेगी तो इस पर बात कर सकते हैं। पर सर, मुझे ये समझाइए कि क्योंकि टैरिफ को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हमारा विपक्ष कर रहा था। ये जो वक्फ संशोधन बिल था, इसके दौरान जो चर्चा हो रही थी उसमें बड़ी बार ये कहा जा रहा था कि देखिए, टैरिफ लग गए हैं भारत पर, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत क्या है कि भारत सरकार जो है उस पर चर्चा करने की बजाय ये वक्फ संशोधन बिल ले आई, इस पर चर्चा करवा रही है। तो यानी कि विपक्ष को शायद ये उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा टैरिफ लगेगा भारत पर, इसलिए इसको मुद्दा बना रहे थे। लेकिन सिर्फ 26 या 27% लगने से उनका मुद्दा धरा का धरा रह गया, ऐसा माना जा सकता है? हाँ, एकदम माना जा सकता है। विपक्ष में और जो विपक्ष की बैटिंग करने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज भी हैं, ये कोई दबी छुपी बात तो है नहीं, तो वो उनको काफी निराशा हुई है। मैं 2 या 3 दिन पहले ही एक एंकर महोदय हैं जो एक न्यूज चैनल को छोड़कर अभी बड़े लीडिंग चैनल में गए हैं, उनकी चर्चा में सुन रहा था। तो वो एक इकोनॉमिस्ट को अपने पैनल पर लाए और वो चाहते सिर्फ ये थे कि किसी भी प्रकार वो एनालिस्ट जो है जाकर मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू करे। अभी हमने इन टैरिफ्स के परिणाम भी नहीं देखे हैं, क्या होने वाला वो सब भी नहीं देखा है, लेकिन वो चाहते थे कि ये इकोनॉमिस्ट महोदय जो हैं इनके कोई इंप्लीकेशंस ना समझाएं और तुरंत बोले कि ये मोदी सरकार की एक हार हुई है। तो एक मानसिकता है हम लोगों के देश में, चाहे कोविड आ जाए, मतलब ये एक वैश्विक समस्याएं हैं। अमेरिका सिर्फ भारत को देखकर नहीं जाने पूरी अपनी अर्थव्यवस्था को और वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखकर निर्णय ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा समूह है जिसको हर बात के अंदर देश कमजोर होता हुआ दिखना चाहिए, मोदी सरकार कटघरे में आती हुई दिखनी चाहिए, मोदी सरकार कमजोर होती हुई दिखनी चाहिए। हमने चीन से जब भारत का झगड़ा चला बॉर्डर्स पे, तब हमने कितने लोगों को कहते हुए सुना
कि डोकलाम में ऐसा हो गया और गलवान में वैसा हो गया। तो ये वो वर्ग है जो हर समस्या को, हर आपदा को मोदी सरकार से जोड़कर ये उम्मीद लगा के बैठता है कि अब भाजपा सरकार, अब भारत सरकार जो है कमजोर हुई, अब मोदी सरकार कमजोर हुई। इन्हें देश से भी कोई मतलब नहीं है, ये किसी भी चीज की बारीकी को नहीं समझना चाहते। बस इनका मन, ये इनके मन की इच्छा ये रहती है कि मोदी के समय में किसी प्रकार भारत कहीं किसी मानक पर कमजोर होता हुआ दिखे। क्योंकि सर इन्होंने जब वो 100% टैरिफ की बात आ रही थी ना, तब यही लोग कहने शुरू हो गए थे कि देखिए ट्रंप के साथ वैसे तो मोदी जी की बड़ी दोस्ती है, लेकिन देखिए उस दोस्त ने भारत के साथ दगा कर दिया, 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें चल रही थी मीडिया में। लेकिन आप सोचिए अगर 26 या 27% टैरिफ लग रहा है, तब तो इनको मुंह की खानी पड़ी ना भारत के इस इंडी गठबंधन को, ये जो विपक्षी पार्टियां। हाँ, इसको समझने के लिए अंजू जी एक चीज और देखिए, आपके दर्शकों को ये जान लेना चाहिए, वैसे आप बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं आपके, एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बाकी देशों पे किस प्रकार के टैरिफ लगे। और देखिए, हम यूरोपियन यूनियन की चर्चा ना करें, वहां उस प्रकार का व्यापार नहीं है जो हम यहाँ दक्षिण एशिया में या चीन कर रहा है, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पकड़कर चल रहे इकोनॉमीज हैं। चीन पे आज कितना टैरिफ हो गया? जो आज 34% लगा है। चीन एक अकेला ऐसा देश है जो ट्रंप ने अपने पहले शासन में उस पर पहले से ही 20% टैरिफ और लगा रखा है। तो आज इफेक्टिवली चीन के ऊपर हो गया 54% टैरिफ। उसके बाद वियतनाम के ऊपर जो है 46-47% का टैरिफ है। कंबोडिया एक देश है, उसके ऊपर उसका 49% उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। श्रीलंका जैसे देश पर कुछ मतलब 47-48% या 44% ऐसा कुछ टैरिफ लगा है। इन सबको देखते हुए भारत के ऊपर कितना टैरिफ लगा है? सिर्फ 26 और 27%। उसके अंदर भी अंजू जी ये और एक देखने और समझने वाली बात है कि कई सेक्टर्स को ट्रंप ने इन टैरिफ से दूर रखा है, जिसके अंदर के सेमीकंडक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मिनरल्स हैं। अच्छा, भारत का जब आप निर्यात देखेंगे अमेरिका को, तो इन्हीं सेक्टर्स में पड़ता है। कायदे से देखा जाए, अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा जो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद है, उसको अगर आप अमेरिकन एक्सपोर्ट से जोड़ के भी देखें तो ये सिर्फ 2% बनता है भारत का। ऐसे ही कोई इससे बहुत ज्यादा बड़ी आफत आने वाली नहीं है। वो तो विपक्ष मतलब बैठा हुआ है कि भाई एक छींका टूटे और अपने को दूध पीने को मिले, वो बिल्ली का जो जुमला रहता है ना, उस प्रकार से। तो ये भारत में ऐसी कोई आपदा है ही नहीं। भारत इस पर रिस्पॉन्ड भी ना करे ना, तो भी कोई समस्या आने वाली नहीं है तात्कालिक रूप से। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसका फायदा उठाना चाहें तो हम किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, एक और चीज इसमें देखने वाली है, वो ये है अंजू जी कि ये टैरिफ अनाउंस तो कर दिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद तुरंत उनको भी पता था कि इसके बाद प्रतिक्रिया आएगी, दुनिया भर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। सबसे पहले कौन से 3 देश हैं जिनसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि साहब आप हमसे बात करें, नेगोशिएट करें? नेगोशिएट का अर्थ क्या है कि आप हमको कुछ ऑफर करें, हम आपके प्रति टैरिफ्स को कमजोर भी कर देंगे। तो ये कौन से 3 देश हैं सबसे पहले जिनसे अभी कल ही एक स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस का? तो उसमें वो 3 देश हैं, इजराइल, भारत और जापान। यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन 3 देशों को अलग तरीके से देखकर चलता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस वर्ग का आप नाम ले रही हैं, जिस विपक्ष की आप बात कर रही हैं, उनके लिए, बेचारों के लिए बड़ी निराशा होगी कि ये पहले तो कम टैरिफ लगना, फिर अमेरिका द्वारा इतना उतावलापन दिखाना कि भारत से किसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर 3 ही देशों से वो सबसे पहले बात करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें भी भारत है। तो ये उस पक्ष के लिए काफी निराशा है, और भारत के लिए निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है आज के समय में। बिल्कुल सर, आप ये सोचिए कि वक्फ संशोधन बिल पर जो लोग चर्चा के लिए सदन में नहीं मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिर्फ वोट डालने के लिए आए थे स्लीपर्स में रात के 12-1 बजे, वो सबने देखा। उनकी बहन मौजूद नहीं थी। माता जी ने बाहर तो बहुत कुछ कहा, लेकिन राज्यसभा में कुछ नहीं कहा। उन राहुल गांधी ने वक्फ बिल दोनों सदनों में पास होने के अगले दिन लोकसभा में कहा कि हमारी इतनी जमीन चाइना के कब्जे में है, उस पर सरकार बात नहीं करती है। सर, ये बात नहीं कर रहे थे वो कि भारत पर टैरिफ कम लगे, चाइना पर ज्यादा लगे हैं। मुद्दा तो चर्चा का उनको ये भी उठाना चाहिए ना, लेकिन वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बातें करते हैं। तो यहां आप देखिए कि भारत के साथ अमेरिका नेगोशिएट करना चाहता है, भारत फिलहाल खामोश बैठा हुआ है। यानी कि भारत भी दिखा रहा है कि अभी हम तो जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन ट्रंप जल्दबाजी में है। हाँ, ट्रंप को पता चल गया है कि ये इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,
और कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ये समय बताएगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि इसी प्रकार के कुछ टैरिफ इंपोजिशन जो हर्बर्ट हूवर के समय में पहला ग्रेट डिप्रेशन जब आया था उसके बाद हुआ था, और उसके बाद भी ब्लड बाथ हुआ था, बहुत बड़े तरीके से स्टॉक मार्केट्स वगैरह गिरे थे। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि उन्हीं पहली टैरिफ्स ने ग्रेट डिप्रेशन को प्रोलॉन्ग भी किया और वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था। तो ये ट्रंप के सभी डिसीजंस मतलब हम ये कहें कि अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है। वो बड़े एक दिमाग से सोचकर चलने वाले व्यक्ति हैं। बहुत जगह पर वो भूल भी करते हैं, उनको दिख रहा है कि इसका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो भारत से चर्चा करने के लिए तैयार, मतलब कम से कम भारत से तो चर्चा कर रहे हैं। 2-3 देशों से और भी उनकी चर्चा हुई है। कुछ देशों के कंसर्न्स इन टैरिफ्स के आने से पहले ही एड्रेस हो चुके हैं, तो उनको हम चर्चा से दूर रखें, जैसे मैक्सिको और कनाडा हो गया। परंतु भारत का मैप तो ट्रंप समझते हैं। व्यापार चले हमारा कितना हो, मतलब उसका आपसी व्यापार हम लोगों का कितना भी हो, भारत और अमेरिका के बीच, और या कहें तो ट्रंप और मोदी के जो रिश्ते हैं उससे हमारे मतलब सामरिक रिश्ते किस प्रकार के हैं, और इसको जो स्ट्रेटेजी वाले लोग होते हैं वो अपने भाषा में क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस किस प्रकार के हैं वो एक अलग विषय है ना। तो विपक्ष के लिए तो बहुत बड़ी निराशा ही लगी है उनके हाथ में। सर, जब टैरिफ पड़ता है, एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ मैं जरूर चाहूंगी आप मेरे दर्शकों को समझाएं कि क्यों लगाया ट्रंप ने, और दूसरा इससे क्या फर्क पड़ेगा एक आम आदमी को, एक आम खरीदार को, एक आम कंज्यूमर को, दोनों देशों में, अमेरिका और भारत दोनों जगह। देखिए अंजू जी, जहां तक भारत का सवाल है, एक बहुत अभिजात्य वर्ग के लिए कुछ ऐसे उत्पाद जरूर हैं जो अमेरिकी यहां पर आ जाते हैं, जो बाकी नॉर्मल वे में जो चीजें हैं भारत में आ भी रही हैं इंपोर्टेड कमोडिटीज, तो वो चीन से आ रही है ना। तो हमारे लिए तो, या फिर जो कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए, आपने बोइंग से प्लेन लिए, तो वो कोई आमजन को प्रभावित करने वाली चीज तो है नहीं। तो भारत के ऊपर तो इसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा आज के समय में। अगर आप देखें तो अमेरिका के ऊपर इसलिए प्रभाव पड़ेगा कि आप चीन का ही उदाहरण ले लें। अमेरिका जो है चीन को जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कुछ 1360 बिलियन डॉलर जैसा एक्सपोर्ट कर रहा है। उससे उल्टा करीब 450 बिलियन डॉलर, यानी कि उससे 2.5 गुना 3 गुना वो सामान चीन से इंपोर्ट कर रहा है, चीन उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो अमेरिका की जनता है वो कमोडिटीज जो उसके दैनिक उपभोग में आती हैं वो ज्यादातर बाहर से ले रहा है। तो ये जो टैरिफ्स हैं उसको हिट करने वाले हैं, क्योंकि एक अकेला चीन ही नहीं है, बाकी के भी सारे देश जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करनी शुरू कर दी है उन लोगों ने। तो ये कितना कारगर साबित होगा, ये ट्रंप ने अनाउंस तो कर दिया है, ये अमेरिका के कितना हित में रहेगा ये समय बताएगा। आज के समय में तो लगता है फिलहाल तो उसमें तो कोई शक भी नहीं है, 2-4-5 साल तो ये बहुत नुकसान देने वाला है अमेरिका को, क्योंकि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज टैरिफ लग गए और कल से वहां पर वो फैक्ट्रियां बन जाएं और परसों से वो उत्पादन शुरू कर दें, तो ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो बाकी रेसिप्रोकल टैरिफ्स ये पुरानी कल्पना है, 100 साल पहले भी वो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि हमारे मार्केट्स में लोगों को कम टैक्स पे चीजें उपलब्ध हो रही हैं और दूसरे देशों ने उनके हमारे उत्पादनों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए हैं। तो हम उसी प्रकार के टैक्स लगाएं, जो टैक्स बैरियर दूसरे देशों में हमारे लिए बनता है उसी प्रकार का हम अपने यहाँ पर लगाएं। परंतु अर्थव्यवस्था इतनी सिंपल तरीके से चलती नहीं। बिल्कुल सर, भारत ने कितना टैरिफ लगा रखा है अमेरिकी सामान पर, जो सामान हम वहां से आयात करते हैं? देखिए हमारे हर ही देश के अंदर क्या होता है कि जो टैरिफ होते हैं वो सेगमेंट वाइज होते हैं। एक तो बेसिक, तो हमारे यहाँ जो एक बेसिक कस्टम ड्यूटी वो तो 10% है हर चीज के ऊपर, ये कोई मोर और लेस हर चीज के ऊपर है, जब तक कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज ना आ जाए। एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऐसी होती हैं जहां ये देश मानता है कि हमारे यहाँ देश के अंदर कोई चीज उत्पादन होने पर अगर उसकी लागत इतनी आनी चाहिए थी, उससे भी कम लागत पर कोई दूसरा देश यहाँ पर सामान डंप करे दे रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा। पर मोटा मोटी ये मान के चलें कि भारत में एक 10% ड्यूटी तो हर चीज के ऊपर है, फिर स्पेशल ड्यूटीज हैं हर एक चीज के ऊपर। तो जो अमेरिका ने अब गणना करी है अपने हिसाब से, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला अपनाया है कि किस देश से हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है ना, उनका व्यापार घाटा कितना है। तो वो व्यापार घाटा जितना है वो कहते हैं अभी हमने उससे आधा ही आपके ऊपर टैक्स लगाया है। तो भारत से जो उनका व्यापार घाटा बनता है
उसको आधा कर, उसके बाद वो ये मानते हैं कि भारत का टैरिफ जो है अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों के लिए वो 17% है। अमेरिका में निश्चित ही वो ट्रंप के टैक्सेस लगने, अब ये टैक्सेस लगने से पहले काफी कम था, क्योंकि वो मात्र 2.5% था। अच्छा, जितनी भी अच्छी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इनके यहाँ पर कम ही होता है, टैक्सेशन कम ही होता है। ये बात भी सही है कि भारत में इंपोर्ट टैरिफ जो है बाकी देशों को देखते हुए कुछ ज्यादा है, और मेरे जैसे आदमी का ये मानना होगा कि इसको भी अगर अपन एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो हमको भी थोड़े से टैरिफ कम करने चाहिए। इसलिए नहीं कि विपक्ष हल्कर को हल्ला करने लग जाएगा और कहेगा कि ये तो मोदी सरकार झुक गई, बल्कि इसलिए कि हैवी टैरिफ्स एक्चुअली इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं। आप कहीं की भी इंडस्ट्री देख लें तो ये उनको जो है काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, चाहे वो थाईलैंड ही हो, चाहे वो वियतनाम हो, वहां हमसे टैरिफ्स जो है, इंटरनेशनल टैरिफ जो है कम हो। प्रोटेक्शन, ये टैरिफ्स होते क्या है? जब आप बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दें सामान अंदर आने के लिए, तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन देते हैं घरेलू इंडस्ट्री को। अब आप अंजू जी कल्पना कीजिए 90 से पहले की भारत का औद्योगिक परिदृश्य क्या था। आपके पास ना देश में गिनी चुनी 2-3 कारें होती थी। आप या तो एम्बेसडर होती थी, या फिएट होती थी, या फिर वो एक दात्सून और कौन सी एक आध कार और देखने को मिलती थी। तो ये 2-3 ही कारें होती थी, जिसमें कि मूल रूप से 2 ही कारों का भारत में निर्माण होता था। मारुति आई, उसके बाद अन्य ब्रांड जब आए तो देखिए कितना बड़ा बाजार बनने लग गया उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि इंडस्ट्री में सिर्फ उतने ही लोगों को आपने बिठा दिया। उनके जब भी प्रोटेक्शन मिलेगा तो उसके बाद इंडस्ट्री इनोवेट नहीं करेगी, है ना। वो कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी नहीं दे पाएगी, जो जितना कंज्यूमर तरह के मैं पे करना चाह रहा हूं, तो लोग चीजें खरीदते ही नहीं है। मतलब एक उपभोक्तावाद भी नहीं बढ़ता उससे, प्रोटेक्शनिज्म से। तो प्रोटेक्शनिज्म हमेशा नुकसान पड़ता है। एक और, अगर 2 मिनट का ही समय हो तो मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा कि कम से कम भारत जैसे देश के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमें काफी सारी इंटरमीडियरीज चाहिए होती हैं। इंटरमीडियरीज का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से, जिस स्वरूप में सामान आएगा वो उसी प्रकार से उपभोग में नहीं आएगा, उसका कुछ काट छांट के उससे कुछ चीज बनाई जाएगी। मिसाल के तौर पे अपन कपड़ा ले लें, तो कपड़ा कहीं बाहर से आया, यहाँ पर उसको काटा छाटा जाएगा, उससे फिर कपड़ा बनेगा, और फिर वो या तो देश में ही उपभोग में लिया जाएगा या बाहर जाएगा। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म होता है ना, ये जो हैवी टैरिफ्स होते हैं, अब भारत में, भारत के कपड़ा उद्योग के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या ये बनती है कि हमारे यहाँ जो हैवी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगी हुई हैं, उसकी वजह से उतने तरीके के प्रकार के कपड़े की उपलब्धता नहीं होती है जो कि वैश्विक बाजार को चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत से जो है एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी यदि हमें मिलती है और इसकी वजह से हम अपनी टैरिफ को थोड़ा नीचे भी कर लें, तो इसमें कोई नाक कटने वाली बात नहीं है। जैसे आईएमएफ के दबाव में 91 के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, और उस वक्त बहुत विरोध हुआ, सब लोगों ने विरोध किया। आपने देखा ही होगा वो समय, तो कंप्यूटरीकरण का विरोध, स्वदेशी मंच दुनिया भर के खड़े हो गए थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया हुआ। क्या हुआ? 90 के बाद अर्थव्यवस्था इस प्रकार से खुली कि उसके अभूतपूर्व लाभ देखने को मिले। आज जो आप आईटी इंडस्ट्री देख रहे हैं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री देख रहे हैं हिंदुस्तान की, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती अगर वो उस वक्त इंडस्ट्री ओपन अप नहीं हुई होती। तो भारत अगर टैरिफ थोड़े बहुत लो भी करता है तो उसके हित में रहेगा, हमारी इंडस्ट्री के हित में रहेगा। सर, लेकिन अगर ऐसे एक देश ने टैरिफ लगाया फिर दूसरे ने उससे दुगने लगा दिए, ऐसे आपको लगता है ग्लोबल टैरिफ वॉर टाइप चीज शुरू हो जाएगी, और जो ट्रेड होता है आपस में देशों का, उस पर भी इफेक्ट होगा, नुकसान में दोनों तरफ के लोग रहेंगे? नहीं, निश्चित है, ये बात तो निश्चित है। जो मैं आपको कह रहा था ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह की जो स्थिति बनी थी, वो यही हो गया था उस समय पे कि वेस्ट में जर्मनी अलग तरीके की चीजों को, मतलब ये एक कारण था, और भी बहुत सारे उसके कारण थे। तो बाजार नहीं मिल रहे थे लोगों को। इंग्लैंड अपने यहाँ पर स्टीम इंजन बना रहा है, जर्मनी अपने यहाँ पर मशीनरी बना रहा है, तो इन लोगों को एक दूसरे, देखिए एक फ्रेडरिक बाक्सियात करके एक फ्रेंच वो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बहुत बढ़िया कहावत है इस बारे में कि इफ द गुड्स डू नॉट क्रॉस द बॉर्डर्स देन द आर्मीज विल। अगर सामान का आदान प्रदान बॉर्डर्स के आर पार नहीं हो पा रहा, तो फिर आर्मियां क्रॉस करेंगी। बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात उनने कही है। तो इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। ये ट्रेड को जितना फ्लेक्स, लेकिन हो क्या रहा है ना कि अमेरिका ने भी काफी समय तक लोच दिखाया, और उसके बाद चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों ही काफी कुछ फ्री ट्रेड के पक्ष में बनी। लेकिन बहुत सारे दूसरे, और उसके बाद आप तभी उसके बाद देखिए GATT जो गैट आया, फिर WTO आया, ये जो वही एग्रीमेंट्स है जिसकी अभी आप बात कर रही थी।
कि एक ही जैसे टैरिफ्स क्यों नहीं होने चाहिए। डब्ल्यूटीओ तो यही मैंडेट करता है। जो कल ट्रंप ने किया वो डब्ल्यूटीओ का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं होती, मतलब इफेक्टिवली उन्होंने डब्ल्यूटीओ को अलविदा बोल दिया। तो होना तो आइडियली यही चाहिए, लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारे देश उनको उन चीजों को सर्कमवेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे चीन ने मिसाल के तौर पर क्या किया हुआ है, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता रहता है, जो एक्चुअली उसकी करेंसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उससे भी उसने अपनी करेंसी को नीचे पैक कर रखा है। उसका अर्थ ये होता है कि उनके यहां पर बनाने वाले लोगों के लिए कच्चा माल भी उनको सस्ते में मिल जाएगा, और जो बाहर वो सामान बेचेंगे उसका जब कन्वर्जन रेमिनबी में होगा तो उनको वहां पर भी मुनाफा हो जाएगा। तो बड़ी अनइथिकल प्रैक्टिसेस। अच्छा, चाइना ने एक और अनइथिकल प्रैक्टिस शुरू करी, इसको बोलेंगे हम थर्ड कंट्री सर्कमवेंशन, कि सामान तो बन रहा है चीन में ही और वो वियतनाम के रास्ते। अब आप देख, ये चीज भी थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आपके दर्शकों को जानने में ये रुचि आए कि जैसे कहा ना, वियतनाम पे भी 46% टैरिफ लगा है। हाँ हाँ हाँ, तो उसका कारण क्या है वो उसको समझने की आवश्यकता है अंजू जी, कि माल चाइना से वियतनाम पहुंच जा रहा है और वो वियतनाम से अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है। अब वियतनाम से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट देखिए कि मतलब जो जितना सामान अमेरिका वियतनाम भेज रहा है उससे 9 गुना 10 गुना सामान जो है वियतनाम अमेरिका को भेज रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चीन ने रियलाइज कर लिया कि हमारा ट्रेड डेफिसिट पेपर पे बड़ा खराब दिख रहा है, तो अपन दूसरे घर तलाशना शुरू कर दें। तो उन्होंने वियतनाम से, इसको इंटरनेशनल ट्रेड की भाषा में बोलते हैं थर्ड कंट्री सर्कमवेंशन, यही काम वो कंबोडिया के थ्रू भी करने की सोच रहा था। तो वहां पे एक स्मार्ट मूव है ट्रंप की, कि ट्रंप कंबोडिया से, हाँ 48-49, हालांकि व्यापार कुछ नहीं है। हाँ, तो वो लोग समझते हैं ना, वो कंपोनेंट्स जो उनके यहाँ पर बन के आ रहे हैं उनके अंदर वो देखते हैं कि मेजर कंपोनेंट तो चाइना का मेड है। फिर जो एक और भी कई और तरीके होते हैं जो ट्रेड को फॉलो करते हैं, वो इन सब चीजों को देखते हैं कि जिस क्वार्टर में वियतनाम से अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ना था उसी क्वार्टर में चीन से वियतनाम का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। फिर जब वो कम हो रहा है तो चीन से वियतनाम का एक्सपोर्ट भी वियतनाम को कम हो रहा है। मतलब उसमें बिल्कुल एक सीधा कोरिलेशन है, चीन से सीधा सीधा माल जा रहा है वियतनाम में और वियतनाम से वो ठप्पा लगकर वहां से वियतनाम का वो बाहर जा रहा है। तो डब्ल्यूटीओ में जो डब्ल्यूटीओ वायलेट हुआ है वो उसके और भी तरीके हैं और उसके और भी बहुत कारण है। तो उनकी अपनी एक कुंठा है, लेकिन फ्री ट्रेड जो है दुनिया की आवश्यकता है। और आप ये समझिए कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी इस प्रकार के टैरिफ्स को झेल जाएगी, इसमें मुझे बहुत शक है। ये मतलब अमेरिका के लिए दुश्वार परिणाम होंगे इसके। सर, और अगले 24 घंटे बड़े क्रूशियल होंगे। क्रैबर ने जो कहा है कि ब्लैक मंडे साबित हो सकता है ये वाला सोमवार अमेरिका के लिए, तो उस पर भी देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि उनकी तो आप बता रहे हैं कि भविष्यवाणी अक्सर सच साबित होती हैं। और सर, विपक्ष ने जो हवा बना रखा था इस टैरिफ को लेकर, वो भी मुझे लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया ही है। कुछ हुआ ही नहीं, भारत को तो नुकसान ही नहीं हो रहा है। अगर उनको भारत का नुकसान देखना है तो उनको चाइना को देख लेना चाहिए, वो तो 54% दे रहा है, उसके लिए कोई जी कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पर भी तो जी मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है ना, कि ये जो टैरिफ है ये 26 या 27% रहा है, सबसे कम रहा है। कितने सारे देश है जिनको और ज्यादा टैक्स टैरिफ देना पड़ रहा है। तो सर ये मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर मोदी सरकार डील कर रही है। क्योंकि विपक्ष तो ये नहीं बताएगा, वो तो इसको मुद्दा बनाने की फिराक में था, लेकिन जब मुद्दा नहीं बना तो अब हाथ मलकर बैठे हुए हैं। सर, आपने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बड़ी विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।